मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 484वीं कक्षा, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में 22 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ? पीछे हमने यकार और वकार के लोप का प्रकरण देखा था, जिसमें कि अंतिम सूत्र था हलि सर्वेषाम। आगे यहाँ से हलि सर्वेषाम से हलि की अनुवृत्ति लेते हुए अगला सूत्र आया मोनुस्वारः। मह षष्ठे कुचनान्तम अनुस्वारः प्रथमै कुचनान्तम। पीछे से पदस्य का अधिकार चल ही रहा है, तो पदस्य मकार का बन जाएगा विशेषण है। पदान्तस्य मकारस्य, मकार कहाँ पर आना चाहिए? यदि हम मकार को बना दें विशेषण तो क्या होगा? तब कैसे कहा जाएगा? मकारांतस्य पदस्य और पदान्तस्य मकारस्य। क्या अंतर है दोनों में? कुछ भी नहीं, है? कुछ नहीं। अलंत्य विधि से फिर वही मकार को ही होगा। हाँ, तब भी अलवंत से लगाएंगे, हम पहुंचेंगे उसी डेस्टिनेशन पर, चाहे कैसे ही बोले। तो पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारादेशो भवति हलि परतः। हल पर रहते पदांत मकार को अनुस्वार। अब ये जो अनुस्वार होता है और अगला सूत्र भी अनुस्वार करने जा रहा है, तो ये अनुस्वार क्योंकि पदांत में हो रहा है, पद के अंत में हो रहा है, तो वहां पर जो आगे सूत्र आएगा चौथे पाद में, जहां पर अनुस्वार को परसवर्ण करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर वा पदांतस्य सूत्र ये विकल्प से परसवर्ण करेगा। और अगले सूत्र से जो अनुस्वार करेंगे वहां तो स्पष्ट कह दिया है अपदांतस्य, सूत्र में ही है, तो उस अनुस्वार को नित्य ही परसवर्ण होता है, अनुस्वार से यही परसवर्ण से, ठीक है ना। तो यह प्रत्याहार पर रहते वो नित्य परसवर्ण करेगा। ये इन दोनों में अंतर है। तो इसके उदाहरण तो बहुत हम देख चुके हैं और सर्वत्र प्रयोग में करते ही हैं। तो कुंडम हसति वनम हसति कुंडम याति वनम याति, तो ये वनम हसति कुंडम हसति, ये हंसते हैं दोनों, कुंड और वन। ये दे दिया है प्रथमा का, ठीक है ना, और कुंडम याति वनम याति ये द्वितीया का दे दिया है। नपुंसकलिंग के शब्द है ना, सु को भी हम हो जाएगा, हमको भी हम हो जाएगा। उदाहरण देने से मतलब है उसका अर्थ घटे या ना घटे। चलो आगे देखते हैं अब। नश्चा पदांतस्य झलि। नह षष्ठी वचनांतम, जैसे पीछे मह था, यहाँ पर नह है। च व्यपदम, साथ में च भी ले लिया, तो च से हम ऊपर से मकार को भी ले लेंगे। अब दो आ गए यहाँ पर, नह और मह। अपदांतस्य षष्ठी वचनांतम झलि सप्तम वचनांतम। अब ये कहना आवश्यक था यहाँ पर अपदांतस्य, क्योंकि अगर ये नहीं कहेंगे तो
फिर मकार की अनुवृत्ति लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मून स्वारा जब हल परिणति कर रहा है तो झल भी तो हल में आ गया पूरा। इसलिए यहाँ पर अपदांतस्य ग्रहण किया गया है, तो मकार की अनुवृत्ति भी ले पाए। तो पदस्य अंतः पदान्तः न पदान्तः अपदान्तः। अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारादेशो भवति झलि परतः। पूरे हल को नहीं ले रहा है, ये केवल झल को ले रहा है। तो कितना अंतर आ जाता है हल में और झल में। अयवरट से लेकर के अयवरट लण जब गढ़दश यमगणनम आगे जब गढ़दश, यानी कि वर्ग के चतुर्थ और तृतीय वर्ण ये निकल जाते हैं। झ भी निकल गया, झ और भ चतुर्थ वर्णों में से 2 निकलेंगे केवल, और बाकी अंतस्थ। ठीक है ना, ये निकल जाते हैं इसमें, उतना झल बन जाता है। नहीं, झल तो आ गया, झब है, हाँ ठीक तो है, झल तो आ गया, वो जश का ध्यान पहुंच गया था मुझे। तो इस तरह से यहाँ पर अपदांत में जैसे पयस शब्द से हम जब रूप चलाएंगे, जस या शस ला करके जशस होशी से शी आदेश जब हो जाएगा, तो जो सर्वनाम स्थान के कार्य हैं वो तो हो ही जाएंगे। उसके पर रहते नुमागम भी करना है, दीर्घ भी करना है उपधा को, ये सारे कार्य तो संत से ज्यादा तो आदि लगा करके। अब यहाँ जो नुमागम का नकार है या के आगे, ठीक है ना, तो उस नुमागम के नकार को इसने अनुस्वार कर दिया। पीछे चर्चा हुई थी कि अनुस्वार और अनुनासिक, तो बताया था कि अनुनासिक किसी का धर्म बन जाता है, स्वतंत्र वर्ण में भी गिनती है उसकी, 63 संख्या तभी पूरी होती है, ये चर्चा हुई थी ना पीछे। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो स्वतंत्र अलग से नहीं आता, ठीक है ना, तो पूरा ही आदेश करना पड़ता है किसी के स्थान पर। तो उसमें सानुनासिक अच आ गए और या वाला, इतने बन जाते हैं, बस इन्हीं के धर्म बनता है वो अनुनासिक। लेकिन अनुस्वार क्योंकि स्वतंत्र वर्ण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्वतंत्र होते हुए जब मकार के और नकार के स्थान में कर रहे हैं, तो पीछे तो हमने आगम के रूप में बोला था, उसको कहा था नहीं, अनुनासिकात पर अनुस्वार सूत्र पर क्या कहा था, आदेश कहा था या आगम कहा था? आगम। आगम कहा था, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हमें उसको अलग से रखना था, किसी को हटा करके किसी के स्थान पर नहीं। लेकिन यहाँ हम मकार और नकार इनके स्थान पर कर रहे हैं, इसको इनके स्थान पर कर रहे हैं अनुस्वार। क्या स्थानीय अंतरतम लगाएंगे? अब यहाँ कोई चुनाव थोड़ी के रखना है, चुनाव का तो यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है, मकार के स्थान पर कर दिया और कोई है ही नहीं चुनने के लिए हमारे पास जो स्थानीय अंतरतम लगाएं, परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उलझन ही नहीं है कोई। तो इस तरह से नकार और मकार के स्थान पर आ चुका है ये। तो पयांसी यशांसी। अब इस अनुस्वार को जैसे मैंने कहा था कि परसवर्ण अनिवार्य है, अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से, तो करो परसवर्ण यहाँ पर, यहाँ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यह चाहिए ना उसको, और यह कहते ही वो शशसर सूत्र तो आगे पहुंच गया, वो तो यह में आया ही नहीं, कपय तक रुक गए जाकर के बस। इस तरह से श श स ह इन 3 के पर रहते नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्याहार को हम कहाँ से पकड़ते हैं, हयवरट के हकार को उधर छोड़ दिया, उधर हल वाला हकार भी छूट गया, ठीक है ना, हकार तो छूट ही गया है, और बाकी श श स ये जो 3 रह गए थे ये भी निकल गए हाथ से, ठीक है ना। तो श श स ह इनके अतिरिक्त क्या और भी कोई व्यंजन बचा जो कि नहीं आएगा यह प्रत्याहार में? यह प्रत्याहार में ऊष्मों के अतिरिक्त सभी आ गए कि नहीं?
श श स ह, इनके अतिरिक्त यह प्रत्याहार में आ गए ना सभी व्यंजन, तो इसलिए श श स ह जब आते हैं तो उस अवस्था में अनुस्वार को परसवर्ण नहीं होता है। लेकिन कुछ स्थलों पर जैसे कि संहिताओं में जब ये शब्द आगे आते हैं श श स ह और साथ में र भी आता है, र को भी ले लेते हैं वहां पर, श श स ह के परे रहते तो परसवर्ण वाली बात है ही नहीं बिल्कुल। तो इनके परे रहते और रेफ के परे रहते अनुस्वार के स्थान पर वो जो दो प्रकार के चिन्ह आते हैं जिसको ग्वंग कह करके बोल देते हैं, दीर्घ और ह्रस्व नाम दे करके कहा गया है, वो अनुस्वार के स्थान पर हो जाते हैं। उसमें दीर्घ वाला वो तब लेते हैं जब अनुस्वार से पहले वाला जो स्वर है वो ह्रस्व हो, और अनुस्वार से पहले वाला स्वर यदि दीर्घ है तो उधर ह्रस्व वाला ग्वंग आएगा। ये लगाते हैं वहां पर चिन्ह। लेकिन उच्चारण उसका अनुस्वार के आधार पर ही होना चाहिए, ऐसा मीमांसक जी का कहना है। तो पयांसी यशांसी सर्पींशी धनुंशी, सर्पेश और धनुष शब्द हैं ये। और मकार का उदाहरण दे दिया है आक्रंस्यते, तो क्रम धातु का है ये, ठीक है ना, आंग उपसर्ग पूर्वक। तो इसमें आत्मनेपद लाने के लिए आंग उद्गमन सूत्र से ले आएंगे और सन प्रत्यय लाएंगे इससे, तब भी पूर्ववत सनह से आत्मनेपद ही आएगा। तो आचिक्रंसते, आचिक्रंसते, ठीक है ना, तो क्रम धातु यहाँ पर। तो यहाँ मकार के स्थान में अनुस्वार कर दिया गया है। परसवर्ण यहाँ भी प्राप्त नहीं है क्योंकि सकार आ रहा है आगे। सभी उदाहरण ऐसे ही है, परसवर्ण वाला इसमें एक भी नहीं दिया है। अधिजिगांसते, अधि उपसर्ग पूर्वक, और धातु कौन सी लेंगे? इंग धातु। इंग धातु। हाँ, इंग अध्ययन। इंग अध्ययन। और इंग के स्थान पर गमी आदेश हो जाता है, सन प्रत्यय प्रत्यय करते हैं ना, प्रणव गम्य रबोधने के आगे सनी च, इंगश्च। ठीक है ना। गमी आदेश यानी कि गम। और अध्ययन गमाम सनी में भी वही गम वहां भी लिखा हुआ है, उससे दीर्घ भी कर लेंगे तो गम का बन जाता है गाम, ठीक है ना। द्वित्वादि सारे कार्य करके अधिजिगान सते, तो यहां भी मकार को अनुस्वार हो गया। दोनों सूत्र स्पष्ट हो गए। ये एक पदांत में करता है, एक अपदांत में करता है, और अपदांत वाले ने एक वर्ण बढ़ा दिया, नकार। अब इतना स्पष्ट है कि नकार पदांत में आएगा तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे राजन, संबोधन बोलते हैं ना, राजन, हे राजन, अब आगे कोई क्रिया बोलनी है तो वहां पर नकार को अनुस्वार नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि वो पद के अंत में है। आगे, मो राजी समह को, पीछे मह चल रहा था ना, मोनुस्वारा से मह था ना, और नश्चा पदांत से झली में भी मह आया, तो फिर यहां पर मह अलग से क्यों कहा गया? विभक्ति अलग है। हाँ, ये प्रथमांत है, ये आदेश है, वो स्थानीय था, बहुत अंतर हो गया। उसकी कुर्सी छीननी थी और यहाँ पे उम्मीदवार है आने के लिए, तैयार बैठा है। तो मह प्रथम एक वचनांतम, राजी सप्तम एक वचनांतम, समह यहाँ है षष्ठी, तो समह षष्ठी एक वचनांतम, क्वौ सप्तम एक वचनांतम। मकार तो लिया गया है, लेकिन किसका मकार? सम का मकार केवल, इसलिए मह की अनुवृत्ति पीछे से ला नहीं सकते थे। तो समह और ले भी आएंगे तो समह स्थाने बोले या समह मह ऐसे कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ता है, अलुंत्य से फिर भी लग जाएगा अगर नहीं करेंगे तो। तो समह मकारस्य मकारादेशो भवति, इसमें जो मह है सूत्र में, म में अ उच्चारण के लिए है,
नहीं तो प्रथमांत बोल नहीं पाएंगे शब्द को। तो समः मकारस्य मकारादेशो भवति। राजी और क्वौ दोनों में सप्तमी है, तो क्व प्रत्ययांते राजरी धातु परतः। ऐसी धातु राजरी लेनी है जिसके आगे क्व प्रत्यय कर लिया गया हो। तो क्व प्रत्यय किस सूत्र से करते हैं? राजरी धातु से। दुष गृह दुह युज विद विद छिद जीनी राजामुपसर्गेपि क्व। हाँ, तो राजा मुपसर्गेपि, वहां राजरी धातु पड़ी हुई है। उपसर्ग होने पर भी और उपसर्ग न होने पर भी, दोनों अवस्थाओं में क्व प्रत्यय कर सकते हैं। तो उसे क्व प्रत्यय कर लेंगे और सम्राज ये शब्द बन गया। क्व का तो पूरे का लोप हो ही जाएगा। अब सम्राज का रूप चलाएंगे जब, तो पद के अंत में, क्योंकि सुप्रत्यय लाएंगे, सु का तो लोप हो जाएगा, पद के अंत में जकार को वृश्य भस्य सूत्र से हकार हो गया। आगे फिर जलाम जशोन्ते वावसाने आदि। हमें जो देखना है यहाँ पर सूत्र का कार्य कि सम और राट। तो सम पदांत में है या अपदांत में है मकार सम का? पदान्ते। पदांत में है, क्योंकि अंतर्वर्तनी व्यक्ति यहाँ पर विद्यमान है। तो इस मकार के स्थान पर अनुस्वार प्राप्त हो रहा था मौनुस्वार से, इसने मकार को मकार आदेश कर दिया। तो मकार आदेश करने का यही प्रयोजन है कि अनुस्वार न हो पाए। कोई नया आदेश नहीं कर रहे हम, यथावत स्थिति में उसको रहने दिया। सम्राट। एक बार किसी ने प्रश्न किया भी था ये मुझसे पहले कभी, कि सम्राट में अनुस्वार क्यों नहीं होता है, पद के अंत में है ना। पता नहीं किसने किया था प्रश्न। ठीक इसी प्रकार से साम्राज्य के रूप चलाए हमने, तो सम्राट, साम्राज्य, साम्राज्य ऐसे चलेंगे। लेकिन उसी साम्राज्य शब्द से कर्म और भाव में गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च से क्षय प्रत्यय लेकर के बनाएंगे, तो आदि अच को वृद्धि होकर के साम्राज्यम बन जाएगा। सम्राट का कर्म अथवा उसका भाव साम्राज्यम। तो दो उदाहरण दे दिए, दोनों ही स्थलों पर मकार को मकार ही रहा। अब कुछ और स्थलों पर भी मकार को मकार रखना है या कोई अन्य आदेश करना है, उसके लिए अगला सूत्र हे मपरे वाह। हे सप्तम में कुशनांतम, मपरे सप्तम में कुशनांतम, वाह पदम। इस तरह के सूत्र पीछे भी आ चुके हैं अनेकों बार, जहां दो सप्तमियां होती हैं और एक में पर शब्द को जोड़ करके बहुरी समास करके लिखते हैं। ऐसे यहां पर भी है, यानी कि मह परह यस्मात्। तो यस्मात् कोई और होगा अन्य पदार्थ, वो है हकार। मकरे मपरे हकारे परतः, मकार परे है जिसके, ऐसा हकार चाहिए। अब दो दो वर्ण फंस रहे हैं, परे जो है दो वर्ण चाहिए हमें क्रम से, पहले हकार फिर मकार। तो मकार परे हकारे परतः पदान्तस्य मकारस्य विकल्पेन मकारादेशो भवति। पिछला सूत्र नित्य कर रहा था, ये विकल्प से कर रहा है। लेकिन उदाहरण ऐसा होगा जहां पर हकार पहले आएगा और मकार उसके आगे आएगा। तो ऐसी धातुएं हैं कुछ, जैसे मल, वल मल संचलने, ठीक है ना, भारी गण की है ये, गति अर्थ में आती है। तो किम मलायति, ठीक है ना, और मकार को मकार रहा अथवा अनुस्वार भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से। ऐसे ही कथम शब्द में है। ठीक इसी शैली का अगला सूत्र आया, यहां है हे मपरे है, और विकल्प साथ में है, विकल्प आगे भी जाएगा। लेकिन हे मपरे के आगे जो आदेश कर रहे हैं, ये तो परे रहते वाला भाग हो गया। हे मपरे आदेश क्या था, मह, वो पीछे से आ गया था। लेकिन यहाँ पर आदेश भी साथ में ही बोलना पड़ा है, न परे नह। अब न परे में एक चीज नहीं है, क्या, हे। पीछे था हे म परे, तो यहाँ बन जाएगा हे न परे।
ठीक है ना, पीछे मह था, यहाँ न बन जाएगा, है ना, बिल्कुल एक जैसा ही है लगभग। तो न परे नह, न परे सप्तम में कुछ नान्तम, नह प्रथम में कुछ नान्तम। यहाँ भी न में अ उच्चारण के लिए रखा गया है। तो पीछे कहा था मकार परे हकारी पड़ता है, यहाँ नकार परे हकारी पड़ता है। हकार तो दोनों अवस्था में पूर्व में ही आएगा, अगला वर्ण बदल जाएगा। तो नकार परे हकारी पड़ता है, पदान्तस्य मकारस्य वा नकारादेशो भवति। तो हमने मकार के स्थान पर अनुस्वार देख लिया, मकार के स्थान पर मकार ही रहने दिया, यहाँ तो बिल्कुल ही बदल गया, मकार के स्थान पर नकार होना। तो ये दुर्लभ है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति आएगी तभी तो होगा कि हकार और नकार दोनों एक क्रम से आने चाहिए एक साथ। तो उदाहरण देखो इसका, यहाँ भी धातु ऐसी ढूंढनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ धातु है हुनुंग अपनयने। क्या अर्थ होता है अपनयन? वैसे तो दूर हटाना, यही तो, नयन माने ले जाना, दूर ले जाना, यही तो अर्थ होना चाहिए ना। अप माने दूर, जैसे गच्छति और अपगच्छति। अप लगा देते हैं ना, किसी को भगाना हो तो, किसी को दूर हटाना है तो। एक मंत्र भी आता है, परो पे ही अच्छा यही बोलना थी। हाँ, याद कर लिया, बहुत सुंदर मंत्र है, बार बार ध्यान आ जाता है। तो वहां पर भी गत्य अर्थक धातु ही तो है, इण गतौ, उसके पूर्व अप लगा दिया, अपे ही, भाग यहां से, है मनस पाप, हे मन का पाप, परो पे ही, दूर भाग जा। एक पर और लगा दिया साथ में। वैसे तो अप का भी अर्थ जो वही है, दूर भाग जाना। तो परो पे ही मनस पाप, यानी बहुत दूर, इतनी दूर के बस पहुंच से बाहर हो जाए, बिल्कुल दोबारा लौट के ही ना आ पाए। जैसे देश निकाला हो जाता है ना किसी का, लौटना ही नहीं है बिल्कुल, परो पे ही मनस पाप। तो हनुंग का वैसे तो यही अर्थ है धातु में, लेकिन प्रयोग जहां होता है ना इसका, यहाँ अपने से भाव लिया गया है कि सत्य से हट जाना। ठीक है ना, हटे तो हम, लेकिन सत्य से, झूठ बोलना। तो हनुंग धातु झूठ बोलने अर्थ में आती है। तो किम हनुते, क्यों झूठ बोलता है? तो किम शब्द के मकार को नकारादेश हो गया, क्योंकि हकार और नकार पर है आगे। अनुस्वार कर देंगे। अब अनुस्वार करेंगे तो ये अनुस्वार नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, मकार को विकल्प से नकार। तो एक पक्ष खाली रह गया, उस पक्ष में क्या करेंगे अब? उस पक्ष में मोनुस्वार लग जाएगा। वो तो अपना कार्य करेगा ही, वो मकार को अनुस्वार कर देगा। ये नहीं कर रहा है अनुस्वार। ऐसे ही कथम, अर्थ वही है, क्यों झूठ बोल रहा है? तो कथम हनुते, कथन हनुते, दोनों प्रकार से। ये मकार की चर्चा पूरी हो गई। ठीक है ना, 5 सूत्रों तक ये विषय चला था, मोनुस्वार से लेकर के और न परे न सूत्र तक। अब आगे और दिया कुछ आगे सूत्र, गुणोह कुक टुक शरी। गुणोह षष्ठी द्विवचनांतम, कुक टुक प्रथम कुशनांतम, शरी सप्तम कुशनांतम। तो किसी को सूत्र सुनाओ तो बड़ा विचित्र लगता है, कुक टुक। जैसे दार्शनिकों को बोलते हैं ना कि दार्शनिक क्या करते रहते हैं, घटपट घटपट करते रहते हैं हर समय। एक और जुड़ जाता है शब्द उसमें, चट, चटाई को बोलते हैं ना, घटपट चट। लेकिन घटपट का प्रयोग अधिक होता है जहां पर कि उपादान कारण, निमित्त कारण, या समवायी कारण, असमवायी कारण, साधारण कारण, कारणों की चर्चा होती है, तो वही घटपट 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 वही चलता रहेगा, बिना उसके समझ में नहीं आएगा दर्शन। यहाँ कुकटुक कुकटुक कर मुर्गे की तरह। तो गुणों, 2 वर्ण लिए यहाँ पर, नश्च नश्च। आगम भी 2 हैं, यथासंख्य हो जाएगा। तो पदस्य का अधिकार चल ही रहा है, पदान्तयोः नकार नकारयोः स्थाने क्रमशः
कुक टुक इत्येतौ आगमौ विकल्पेन भवतः शरि परतः। ये जो हेम अपरे में जो वा रखा गया था विकल्प, तो ये 6 सूत्रों तक चलता है ये विकल्प का अधिकार। तो इस तरह से यहां भी विकल्प ही रहेगा। अब विकल्प रहेगा तो दूसरा पक्ष क्या रहेगा? फिर दूसरा पक्ष नकार और नकार का ही रहेगा, और तो कोई आदेश होना नहीं है। यहाँ मकार तो है नहीं जो अनुस्वार कर ले हम किसी और सूत्र से। अब उदाहरण में देख लो, पहले नकार का उदाहरण दिया है, जैसे पूर्वक अंशु धातु से क्विन प्रत्यय करके मूल शब्द क्या बनता है? प्राच, चकारांत। रूप चलाएंगे तब अंतर आएगा। तो प्राच का रूप चलाया तो प्रथमा के एकवचन में क्या बनेगा? प्रांग। सारी प्रक्रिया जो है बार बार नहीं बतानी, देख लेना। तो प्रांग बन चुका है, नकार अंत में, पद के अंत में आ चुका है। आगे हमने बोला शेते, सो रहा है, पूर्व दिशा में कोई सो रहा है, लेटा है। तो प्राच, प्रांग का जो नकार है उसको हुआ कुक का आगम, क्योंकि शेते में शर परे मिल गया उसके लिए सूत्र को। तो कुक में ककार लगाया है, कित है, तो कित होने से प्रांग के अंत में आएगा, क्योंकि षष्ठी जहां है अर्थात गुणों में षष्ठी है, तो षष्ठी के अंत, षष्ठी निर्दिष्ट को अंत में आएगा ये, उसी का भाग बनेगा ये, उसी का अवयव कहलाएगा। तो कुक का ककार यहाँ पर शेष रह गया, तो प्रांक शेते। ठीक है ना? नहीं करेंगे तो फिर नकार ही बोलेंगे, तो प्रांक शेते बन जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम षष्ठोटी सूत्र लगाना चाहें तो कोई बाधा है या लग सकता है? देखो, कुक आगम कित करके पाणिनि ने ये तो स्पष्ट कर ही दिया है कि ये पूर्व शब्द का भाग बनेगा। तो प्रांक यहां तक बोला हमने, ठीक है ना? प्रांक, आगे है शेते। तो षष्ठोटी का अर्थ क्या है? हेलो यमाम, हाँ, झयो होने तरस्याम, झयो होने तरस्याम से झय की अनुवृत्ति ले लेते हैं। झयो होने तरस्याम के आगे षष्ठोटी, फिर हलो यमाम यह मिल होता है। तो यहाँ पर ख्याति, एक बार माइक खोल के दोबारा फिर बंद करोगे, आवाज ध्वनि आने लगी कुछ। एक बार खोल के फिर दोबारा बंद करो। ख्याति, माइक खोलो और फिर बंद करो। ख्याति, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, अब दोबारा बंद करो। हाँ, ठीक हो गया। बस पता नहीं क्या गड़बड़ जाती है, एकदम सड़ 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 की ध्वनि आने लगी थी बंद होने के बाद भी। तो यहाँ पर हम शकार को छकार भी कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प है ना वहां षष्ठोटी में, क्योंकि अटपरे है ही। भाई झल से, झय से उत्तर है प्रांक, प्रांक शेते। ठीक है ना? प्रांक और शेते, तो षष्ठोटी लगाएंगे तो वहां पर झय कहा गया है ना, झय से उत्तर। तो झय से उत्तर है, झय से उत्तर आई गया क्योंकि ककार आ गया ना। अगर ककार ना होता, हम बोले केवल प्रांग शेते, यहां हो जाएगा। झय में नकार तो आता नहीं, ककार आ जाता है। तो प्रांग छेते भी कह सकते हैं, विकल्प है, इसलिए यहाँ एक ही उदाहरण दिखा दिया इन्होंने, प्रांग शेते। दूसरा है प्रांग षष्ठ, यहां भी ऐसे ही कुकागम होकर के प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ। साये, साये, ये साय शब्द क्या होता है? साई सप्तमी का एक क्वेश्चन है ना, साय क्या होता है? भैया तो सुना है कि वायु चलती है तो साय साय की ध्वनि आती है। लेकिन वो साय साय,
अनुनासिक लगा करके बोल देते हैं। यह है साय। अरे सायंकाल नहीं सुनना है, सायंकाल में सायं बोलते हैं नहीं, वही तो शब्द है ये। वहां पर निपातन करके उसको सायं ऐसे माना गया है, लेकिन शब्द साय ही है मूल। ठीक है ना, वो तो बाद में अनुस्वार करके निपातन करके उसको मानेंगे, उसी का बनता है। तो और शब्द भी सार्थक है, क्योंकि शो धातु से बनाएंगे ना, शो अंत कर्मणि, दिन का अंत हो जाता है ना, कर्मों का अंत हो जाता है वहां पर। दिन का अंत कह लो, या जो कर्म करते हैं हम सारी गतिविधियां, वो सब रात्रि में समाप्त हो जाती हैं सायंकाल के लिए। तो साय वही शब्द है वहां। श्याद व्यधा श्रु संस्रवतीर्ण साव हरि लिह श्लिष श्वश्च। आ गया इसमें सा, आया नहीं कहीं पर। अब साव स्याद् यथा श्रु संस्रवतीर्ण साव हरि। इसमें स्याद, हाँ आकार, ठीक है, आकार तो गया, आकारांत स्याद् यथा, तो उसे ऋणा प्रत्यय कर लेते हैं, और ऋणा प्रत्यय करेंगे तो ऋणित होने से योगागम तो हो ही जाएगा, साय बन गया। इस तरह से बनता है। तो उसी का अर्थ है, सायंकाल भी प्रयोग करने के लिए साय का रूप चला करके भी बोल सकते हैं, कालवाचक है ये। तो प्रांक साये, यहाँ पर कुकागम होकर के, ये सब नकार के उदाहरण चल रहे हैं अभी। यहाँ पर जब नहीं करेंगे तो प्रांग साये, ठीक है ना। ऐसे ही णकार का आगे दिया अब अंत में। तो वर्ण, कैसे कैसे शब्द आते हैं जो बहुत ही कम प्रयोग में शायद ही कहीं मिलेगा। तो वर्ण धातु किस अर्थ में आती है? अण रण वर्ण भ्राण, वो है ना, कई धातु गिनी गई इसमें, शब्दार्था अंत में भ्वादिगण में ही है। यहाँ टवर्गांत, टवर्गांत का जहाँ पाठ होता है ना भ्वादिगण में, एक इस तरह से होता है ना, प्रारंभ में हर वर्ग का एक अलग 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 ले लिया गया है, आत्मनेपद परस्मैपद आत्मनेपद परस्मैपद, तो चवर्गीयांता कवर्गीयांता टवर्गीयांता ऐसे करके। तो ये शब्दार्थ में आती है। तो वर्ण धातु से हम क्व प्रत्यय करके और हलंत ही तो बनेगा शब्द मूल वर्ण, वर्ण वणु वण, ऐसे रूप चलेंगे, और तो कुछ होना नहीं है इसमें। शब्द करने वाला, ठीक है ना, वो बेचारा थक गया है बोलते बोलते, अब विश्राम कर रहा है, सो रहा है। तो वर्ण शेते, ये कोई समास नहीं है, ये जो हम आगम करके और यहाँ जो दिखा रहे हैं मिला हुआ एक रेखा में, समास मत मान लेना, अलग अलग शब्द हैं बिल्कुल ये, ठीक है ना। एक रेखा तो इसलिए दिखा दी है कि वो आगम है, तो आगम को जोड़ करके पूरा एक शब्द बना लिया है। तो वर्ण यहाँ टोकागम हो गया, ये भी अंत में ही आएगा। क्या यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं उसको छोटी को, वर्ण शेते में, झय में आ गया ना टकार, चटता, यहाँ भी हो सकता है। दूसरे पक्ष में वर्ण शेते, यहाँ छत तो नहीं होगा। ये इसका हो गया। आगे डह सी धुट, डह पंचम एक वचनांतम, सी सप्तम एक वचनांतम, धुट प्रथम एक वचनांतम। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो डह में पंचमी है, षष्ठी नहीं है, उधर सी में सप्तमी है। तो पंचमी सप्तमी जहां आती हैं तुम्हें पता है कि वहां क्या करते हैं फिर, तस्मात् इत्युत्तर से, ठीक है ना। सप्तम्यंत षष्ठी में बदल जाएगा। तो फिर सी में सप्तमी है तो आगम किसको होगा, सकार को, डकार से उत्तर चाहिए। तो डकारांतात पदात् उत्तरस्य सकारस्य वा धुटागमो भवति, ये भी विकल्प सही होता है। अब श्वलिट शब्द यहाँ पर स्व, यानी कि श्वन शब्द पूर्वक लिह धातु से क्विप प्रत्यय करके शब्द बन गया मूल श्वलिह, हकारांत, ये मूल शब्द हो गया। अब इसका क्या अर्थ ये करेंगे कि कुत्ते को चाटने वाला। कुत्ते के समान, समान अर्थ ले सकते हैं, ठीक है ना। स्व एव, इव का लोप कर देंगे, स्व एव लेढ़ी इति, श्वा एव
श्वा इव लेढ़ी इति श्वलिह। क्योंकि कुत्ते का स्वभाव होता है कोई भी पदार्थ लेगा, उसको पानी पीने को दो या दूध पीने को दो, तो उसका ऐसा तो है नहीं कि मुख में ऐसे ही उड़ेल दिया, वो तो अपनी जीभ से ही उठाएगा, थोड़ा 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 करके स्पर्श करके, उसी को चाटना कह देते हैं। तो ऐसे ही जो खा रहा है पी रहा है इस तरह से उसी विधि से, तो श्वलिह। अब इसका जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनेगा, ओढ़ आदि सब सूत्र लगा करके श्वलिट श्वलिहौ श्वलिहः ऐसे ही रूप चलाएंगे। तो यहाँ पर शब्द श्वलिट, लेकिन ये तो वावसाने लगा करके हुआ ना, ओढ़ लगा करके जो ढकार आएगा उसका तो पहले जलाम जशोंति से ढकारी ही करेंगे। उसी अवस्था में इसने यहाँ पर धुटागम कर दिया, ढकार से उत्तर और साय शब्द का सकार मिल गया, तो डह सी धुट, धुट का धकार आया है, उस धकार को खरीचे से फिर चर भी कर लेंगे, तो श्वलिट साई। दूसरे पक्ष में ऐसे ही रहेगा श्वलिट साई। ऐसे ही मधु लेढ़ी इति मधुलिह, तो मधुलिट साई तहत चाटने वाला है। ठीक इसी प्रकार का सूत्र, केवल एक अंतर आया है बस, कि यहां है डकार से उत्तर, वहां है नकार से उत्तर, ठीक है ना। बाकी आगम वही, परे रहते वाला जो वर्ण है वो भी वही। तो अगला सूत्र आया नश्च नह पंचम एकवचनांतम क्या व्यपदम। नकारांतात् पदात् उत्तरस्य, वहां था ढकारांतात् पदात् उत्तरस्य, सकारादेः पदस्य वा धुट् आगमो भवति। सकारादेः पदस्य इन्होंने कहा है, सकारस्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो विकल्प से यहां भी धुटागम होना है, तो भवान शब्द को ले लिया, नकारांत बनता ही है प्रथमा के एकवचन में, आगे वही साय शब्द ही मिल रहा है इनको बार बार, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। तो भवान साये, अब धुटागम करके धकार को चर करके भवान साये। दूसरे पक्ष में ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही महान शब्द का महान साये महान साये। इस तरह से डकार से उत्तर नकार से उत्तर, दो वर्णों से उत्तर हो गया। दोनों में परे रहने वाला वर्ण माना गया था सकार, लेकिन अब परे रहने वाला वर्ण बदल रहा है अगले सूत्र में, आगे शी तुक आगम भी चेंज हो चुका। तो शी सप्तम एकवचनांतम तुक प्रथम एकवचनांतम। अब यहाँ पर पिछले वाला जो नकार था पूर्व में, उसी को यहाँ लेना है, तो पदांतात पदांतस्य नकारस्य, यहाँ जो पीछे जो नह पंचमी में था उसको यहाँ विभक्ति परिवर्तन करना होगा ना, क्योंकि पीछे तो पंचमी में था, तो नकार से उत्तर सकार को आगम करना था। अब यहाँ पर सकार, सकार तो है नहीं परे, यहाँ शकार परे है, लेकिन शी में जो सप्तमी है इसको हम षष्ठी में बदल नहीं पाएंगे अब। क्यों? क्योंकि पीछे से जो नह आ रहा था उसको हमने बदल दिया अब षष्ठी में। तो षष्ठी में बदलने के बाद अब सप्तमी वाला षष्ठी में नहीं बदल पा, क्योंकि तस्मादित उत्तर से यहाँ कैसे लगाएंगे हम, अब नहीं लगा सकते उसको। और किया क्यों गया है ऐसा, क्योंकि पीछे था टकार सहित आगम धुट, तो आद्यंतो टकितो, वो तो आदि में ही आना था, हमें इसको भी आदि में लाना है। तो आदि में लाने के दो प्रकार हो सकते हैं, या तो हम तुट बोलें, ठीक है ना, अगर तुट बोलें तो धुट कहने में क्या समस्या थी, धकार को भी तकार कर सकते थे। तो तुट न कह करके हमें जोड़ना पूर्व के साथ में ही है, तो फिर ककार लगाएंगे, ककार लगाएंगे तो पूर्व वाले वर्ण में फिर षष्ठी आ गई, उसी को तो करेंगे फिर आगम। तो आद्यंतो टकितो से वो अंत में उसके आ गया, उसी का भाग बनेगा। क्यों ऐसा करना पड़ा है बताना मुझे सोच के अभी थोड़ी देर में। पीछे से हम धुट की अनुवृत्ति ही क्यों नहीं ले आए, तो सूत्र क्या बनता, फिर सूत्र तो यही बनता, लेकिन जो हमें अनुवृत्ति में जो नह लाए थे हम, उसको हमें फिर बदलना पड़ता षष्ठी में, आवश्यकता पड़ती क्या भाई, नकार से उत्तर,
शकार को धुट आगम होता है, हो जाता है कि नहीं? और चर करके वो तकार तो बन ही जाएगा ना, जब शकार आगे आ रहा है तो तकार तो बन ही जाता है। तो बताना क्यों ऐसा नहीं किया। तो पहले अर्थ को देख लो। तो पदांत से नकार से शकारी परतः वातु का आगम होती, उदाहरण देख लिया हमने वही कि भवान शब्द के आगे शेते को ले आए, भवान शेते, ठीक है ना, नकार यहाँ विद्यमान है। अब जो आगम हुआ है वो किसको हुआ है? नकार को हुआ है यहाँ, तो नकार का भाग बन गया ना वो। अब तो भवान और आगे तुक्का तकार, आगे शेते। अब तुक के तकार को यहाँ पर स्तोष्णाशु से, क्योंकि शे है ना आगे, तो शकार के योग में आ गया है तो चवर कर लिया उसको। अब उसको चवर कर लिया तो दोबारा फिर लगाएंगे हम किस सूत्र को? किस सूत्र को? स्तोष्णाशु। दो बार लगेगा ना। पहले तकार था, उसको चकार कर लिया, फिर दोबारा लगा करके नकार को भी चवर कर लिया, तो भवांच शेते। दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष में स्तोष्णाशु एक बार लगेगा, ठीक है ना, भवाएं शेते। अब यहां जो इन्होंने शकार को भी छकार का रूप दिखाया है षष्ठोटी सूत्र लगा करके, तो वहां षष्ठोटी से केवल शकार को छकार करना है, बाकी सारे कार्य होने हैं। भवांत में जो तकार है उसको चवर्ग भी होना है, नकार को भी चवर्ग होना है, ठीक है ना, भवान छेते। और जब तुक आगम नहीं करेंगे तो भवान छेते, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न वही रहा फिर कि धुक्त आगम क्यों नहीं लाए थे, बताओ तरफ। उदाहरण देख के समझ में आ रहा है तो उससे देख ले। ये आया समझ में? देखो षष्ठोटी लगाया था हमने, झय से उत्तर, शकार को करता है वो, और शकार को ही अगर हम धुट करेंगे तो शी को षष्ठी में बदलना था ना, नह पंचमी में लाते पीछे से, तो शकार को ही धुट आगम होता तो शकार का भाग बनता ना, वो शकार का भाग बनता। तो झय से उत्तर शकार कहाँ मिलता फिर? बीच में तो आगम आ गया उसके शकार के पूर्व, शकार को छकार नहीं हो सकता था, तो शकार को भी छकार करना है, इसलिए तुक आगम विधान किया गया अलग से। अच्छा जी, जो भवांश छत्व जहाँ किया है वो तुडागम नहीं किया, भवाएं छेते, यहाँ कैसे हो गया? विकल्प से है ना तुक आगम, छकार। ठीक है ना, है छकार भी विकल्प से है, छकार विकल्प से वो बोल सकते हो, जैसे पीछे भवाएं शेते बोला है हमने, तो यहाँ भी कह सकते हैं भवान, नहीं भवाएं छेते में भवाएं शेते कह सकते हैं। भवाएं शकार को छकार तो विकल्प से ही है। जैसे दूसरे उदाहरण में देखो, इसमें चार दिए हैं इन्होंने, तो चार में पहले वाला तो हो गया तुकागम करके, ठीक है ना, और षष्ठोटी नहीं लगाया। हमारे सामने दो विकल्प हैं, ध्यान रखना, एक षष्ठोटी वाला, एक तुकागम का। तो पहले वाले उदाहरण में भवान शेते, यहां पर हमने तुक तो कर लिया लेकिन षष्ठोटी नहीं लगाया। दूसरे में तुक नहीं किया, षष्ठोटी भी नहीं लगाया, दोनों नहीं लगाए भवान शेते में, इसमें दोनों सूत्रों में से कोई भी नहीं लगा। अब तीसरा ले लो, तीसरे में तुकागम भी किया, षष्ठोटी भी लगाया। देखो पीछे दोनों उदाहरणों में षष्ठोटी किसी में नहीं लगा है, तो कहीं तो लगाएंगे हम। तो तीसरे उदाहरण में तुकागम भी कर लिया, षष्ठोटी भी लगा दिया, और दूसरे वाले में दोनों में से कोई भी सूत्र नहीं लगाया था, ठीक है ना। अब आया चौथा, चौथे में हमने एक नहीं लगाया, एक लगा दिया। देखो एक नहीं लगाया एक लगा दिया वाले दो उदाहरण बनेंगे नहीं, एक बार शीतुक को मत लगाओ, एक बार षष्ठोटी को मत लगाओ, तो पहला और चौथा ये तो ऐसे हो गए, और बीच के दो
एक बार दोनों लगा दिए, एक बार दोनों नहीं लगाए, इस तरह से। एक बार दोनों लगाना, एक बार दोनों नहीं लगाना, और एक बार पहला ये शीतुक लगाना, एक बार षष्ठोटी लगाना। 4 बन जाएंगे? नहीं, 2 विकल्पों में 4 बन गए। और छकार जो किया है हमने, ये अगला सूत्र आएगा, क्योंकि षष्ठोटी अंत में आएगा ना। चौथी पाद में वो असिद्ध प्रकरण में है, तो इसलिए तुक करने में कोई बाधा आएगी नहीं, इसको तो शकार ही दिखाई देगा। वो छकार कर भी देगा तब भी इसको छकार दिखाई देगा। और यूं भी कह सकते हैं कि असिद्ध प्रकरण में है तो प्रायः असिद्ध वाले को बाद में लगाते हैं, फिर हम उसको बाद में भी तो लगा सकते हैं, पहले तुक कर ले और फिर उसको लगा दें। दोनों तरह से कह सकते हैं। या पहले अगर लगा भी दिया है हमने तो असिद्ध माना जाएगा, उसका कोई मूल्य तो महत्व तो है नहीं, ये तो तुक कर ही देगा। चलो आगे देखो। गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम। पाणिनि जी की भूख शांत नहीं हुई, अब उन्होंने पहले एक आगम, फिर पीछे 2 आगम भी गए थे, अब 3 आगम एक साथ। ठीक है ना, आगमों की बाढ़ आ गई इसमें। तो गमः पंचम में कुचनांतम, ह्रस्वाद पंचम में कुचनांतम, अचि सप्तम में कुचनांतम, गमुट प्रथम कुचनांतम, नित्यम प्रथम कुचनांतम। देखो इसमें 2 प्रत्याहार हैं। प्रारंभ में जो गम है ये भी प्रत्याहार है गम, और गमुट में भी गम प्रत्याहार है, आगम जो उसको बोल रहे हैं ना हम। तो आगम में प्रत्याहार लेकर के और उट शब्द को जोड़ दिया है। ये शैली अब तक कहीं नहीं मिली होगी पीछे ऐसी। आगम जहां भी कहे गए, पहली बात एक एक आगम ही आए हैं अब तक, केवल हमने कुक तुक शरीर में 2 बार बोला था कुक तुक करके। तो यहां पर हमें 3 आगम करने हैं, तो 3 बार बोलना पड़ता है, मुट नुट मुट, जैसे कुक टुक 2 बार बोलना पड़ा। तो पानी ने क्या किया, प्रत्याहार की शैली अपनाई फिर, और उसमें उठ जोड़ दिया और छोड़ दिया हम लोगों पे कि भाई जोड़ते रहो अपने आप, ठीक है ना, सबके आगे उठ शब्द को जोड़ लो। तो हम ngमुट का अर्थ जब खोलेंगे तो क्या करेंगे, ngुट नुट और नुट, क्योंकि 3 आ रहे हैं ngम प्रत्याहार में। यम गणनम, 2 छूट गए हैं, या और माँ। यहाँ जो पंचमी है 2 शब्दों में है, गमह में भी पंचमी है, ह्रस्वात में भी पंचमी है। अब क्या करेंगे, अगर हम ये कहें कि गम से उत्तर ह्रस्व और उसके आगे अच परे हो तो ये आगम हो जाएगा, नुट नुट नुट। ये संगत लगेगा? ह्रस्व को करना आगम नहीं लगेगा ना। ह्रस्व से उत्तर करें, यानी गम से उत्तर जो ह्रस्व, उससे उत्तर अच पर रहते। तो पहली बात तो अच से उत्तर अच, ह्रस्व क्या होता है, अच ही तो होता है, ह्रस्व अच का ही तो धर्म है। तो गम से उत्तर यदि अच ह्रस्व बोले हैं तो क्या तात्पर्य निकला कि ह्रस्व से, यानी कि अच से उत्तर अच हुआ ना। फिर तो ऐसा होता है कि अच से उत्तर अच, 2 अच एक साथ आ जाए, इसलिए ह्रस्व पहले ले लेंगे, ह्रस्व से उत्तर जो गम, ठीक है ना, अब अर्थ संगत हो जाएगा। तो ह्रस्वात परह यो ngम तदंतात पदाद उत्तर से, ये पद के अंत में आएगा ngम। अचह, अब क्योंकि पंचमी है इधर ये, तो अची बदल जाएगा षष्ठी में। अचह नित्यम ngमुट आगमो भवति। अब सूत्र में कहा है नित्यम, क्योंकि विकल्प सुनते सुनते थक गए थे अब तक, पीछे कई बार विकल्प आ चुका हर सूत्र में। यहाँ पाणिनि ने नित्यम बोल दिया है, लेकिन इस नित्यम से भी हमें उस तरह से अर्थ नहीं लेना है कि बिल्कुल अटल सिद्धांत करना ही पड़ेगा, नहीं। कोई व्यक्ति जब अधिक हंसता है, ठीक है ना, बातचीत करते करते बार बार उसको हंसी आती है, कहते हैं ना ये प्रसन्न मुख आदमी है, हंस मुख है, हंसता बहुत है, तो उसे हम कह सकते हैं कि नित्य प्रहसितः, अधिक बोलने वाला है, बड़बड़ करने वाला। तो नित्य प्रजल्पितः, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके साथ में। तो नित्य प्रहसितः कहा जाएगा तो क्या वो लगातार हंसेगा?
रुकेगा नहीं। ठीक है ना। कहीं पर रसोई में खाना रखा हुआ है, सब कोई बच्चा खाने के लिए आया कि माँ ने कह दिया ले ले भोजन अंदर रखा हुआ है, ठीक है, वो अंदर भोजन करने गया, घी मांगा उसने, तो माँ ने कहा रखा है घी, ले ले वहीं पर डिब्बे में। उसने घी ले लिया और भोजन करके बाहर आ गया। अब माँ ने देखा कि अंदर जा करके कि देखें इसने भोजन ठीक तरह से कर लिया कि नहीं। तो भोजन तो कर लिया, घी का डिब्बा खोल के देखा तो वो सारा ही खत्म, उसमें घी था ही नहीं। तो माँ ने कहा बच्चे से, तूने सारा घी खा लिया? तो उसने सारा घी खा लिया था क्या? जितना भी विश्व के अंदर है सारा तो सारा ही होगा ना फिर। परमात्मा सर्वव्यापक है तो कहाँ कहाँ है वो? सर्वत्र है कि नहीं है? सारे में व्यापक है, उसने सारा घी खा लिया तो सारा खा लिया ना, सारा तो नहीं। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक सीमित अर्थ को देते हैं। अगर हम अभिधा वृत्ति से लेंगे तो बहुत व्यापक अर्थ बन जाएगा उनका। तो ऐसे ही सूत्रों में भी, जैसे नित्य शब्द यहाँ बोला है तो नित्यम का तात्पर्य वही लेना है, जैसे नित्य प्रहसिता में हम नित्य का अर्थ ले रहे हैं, यानी अधिक हंसता है। तो नित्यम का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर अधिक प्रयोग में होता है, अर्थात कहीं कहीं नहीं भी होता है। कैसे पता लगा? तो कैसे पता लगा, तो हम प्रमाण में फिर पाणिनि जी को ही तो ढूंढेंगे कहीं पर कि कोई ऐसा संकेत दिखाई दे जाए हमें। तो कहाँ संकेत दिखाई दे रहा है? सनाद्यंत धातु। सनाद्यंत धातव, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? सन्नाद्यंता धातव। भूल गए पाणिनि कि सूत्र आगे बनाएंगे नोटागम करने वाला, उनको ध्यान ही नहीं रहा। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, क्या होना चाहिए? अणुदित सवर्ण से, है ना। तो स्वयं पाणिनि संकेत दे रहे हैं। तो इसलिए नित्यम का अर्थ यहाँ पर प्रायः, प्रायिक बोलते हैं इसको, प्रायिक अर्थ नित्य। चलो तो उदाहरण देख लो अब सर्वत्र सभी के। तो नकारांत का, जैसे पीछे प्रांग शब्द बनाया था ना प्राच से, ऐसे ही प्रत्यच शब्द का प्रथमा का एक वचन प्रत्यंग आस्ते। एक नकार और बढ़ा दो, प्रत्यंग आस्ते। नकारांत में इनको वही फिर मिल गया वर्ण शब्द, और कुछ मिला ही नहीं ढूंढते ढूंढते। तो वर्ण आस्ते, वर्णास्ते। वर्ण अवोचत, एक और क्रिया जोड़ दी गई, यहां भी डबल हो गया। नकारांत में क्षत्रिय प्रत्यांत कुर्वत शब्द है, उसी का प्रथमा के एक वचन में कुर्वन आस्ते, तो डबल होकर के नुडागम का नकार और जुड़ गया, यानी कि जैसा इधर वैसा ही आगम। तो कुर्वन नास्ते, कुर्वन नवोचत। कृष्ण, कृष्ण धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके कृष्ण नास्ते, कृष्ण नवोचत, ये बनते हैं। ठीक है, हो गया, 3 आगम हो गए ये। अब ये आगमों का कार्य समाप्त हो गया, क्योंकि 3 बोल दिए, अब क्या 4 बोले थोड़ी बोलेंगे आगे, अब कहीं तो समाप्ति करनी होगी। अब अगला सूत्र, मय उयो वो वा। मयः पंचम एक वचनांतम, उयः षष्ठी एक वचनांतम, वह प्रथम एक वचनांतम वाव्य पदम। वह वकार में जो अ जोड़ा है इन्होंने उच्चारण के लिए। जहां जहां भी प्रथमा व्यक्ति आती है किसी एक वर्ण में, तो अकार तो बोलना ही पड़ेगा उच्चारण के लिए, एक सामान्य सी बात है, नहीं तो उच्चारण करेंगे कैसे उसका। तो मया में पंचमी है यहाँ पर, और उयः में है षष्ठी। ये उयः उय शब्द है, ठीक है ना। निपात जो है ना, जो सूत्र में जो उयः उ, वहां भी आया हुआ है ये उय शब्द। और उयः उ सूत्र क्या करता है? उय के साथ में प्रगृह्य संज्ञा, ठीक है ना, वो प्रगृह्य संज्ञा करता है, और विकल्प से फिर ऊ आदेश भी करता है। हमें ऊ वाला पक्ष नहीं लेना है, जब ऊय ऊय ही रहेगा वो वाला पक्ष लेना है, लेकिन प्रगृह्य तो फिर भी बनेगा ये, तो उसी ऊ को यहाँ पर लेना है। तो मयः उत्तरस्य, वो ऊय कहाँ होना चाहिए?
मय प्रत्याहार से उत्तर। तो मया उत्तर से यहाँ वा वकारादेशो भवति, विकल्पेन वकारादेशो भवति अचि परतः। अब पीछे वा चल रहा था, फिर बीच में नित्यम आ गया, फिर दोबारा वा कहना पड़ा। तो इस तरह से विकल्प से यहाँ भी होगा ये। परे होना चाहिए अच, अब अच परे होना चाहिए, फिर भी ऊ को वकार कहा जा रहा है, तो क्या एक ऊणची नहीं लगा सकते थे? इको यणची भी तो अच पर रहते उकार को वकार ही करेगा ना, लेकिन कैसे करेगा? तो यहाँ ऊने उसको प्रगृह्य कर दिया है, जकड़ लिया है। प्रगृह्य, प्रकर्ष रूप से ग्रहण कर लिया उसको। तभी तो नहीं होती है संधि आदि कार्य, कुछ नहीं होता वहां पर, जकड़ गए वो तो, जहां का तहां ऐसा ही रहेगा। प्लुत प्रक्रिया च नित्यम, इसलिए यहां पर वकार आदेश करना हुआ है। तो मंत्रों में ये आते हैं शब्द, जैसे शम अस्तु वेदी ही। तो शम अस्तु, अब देखो यहां पर मय से उत्तर शम उ अस्तु ऐसे है, तो मय से उत्तर शम में मकार आ गया, ये मय में आ गया, तो उस उकार को वकार हो गया। शम वस्तु वेदी ही, ये मंत्र में आता है ना, बोलते हैं हम लोग यज्ञ में। ऐसे ही तद उ अस्य परेतः, तद उ अस्य परेतः, तो तद उ, तद के आगे जो उ है ये वही उ है, वो यहाँ उ वाला निपात, यहाँ पर भी वकार हो गया, तो तद्वस्य। ऐसे ही किम उ आवपनम, तो किम उ, यहाँ भी वकार हो गया, तो किम वा वपनम। ठीक है ना, तो एक पक्ष में प्रक्रिया बना रहेगा, एक पक्ष में वकार आदेश हो गया। अब ये यहाँ तक जो है ना, ये एक तरह से अलग मिला जुला प्रकरण है। तो मिले जुले प्रकरण में हमने एक तो मकार के स्थान पर जो 5 सूत्र हैं, वहां मकार और नकार के स्थान पर किए हुए कार्य अनुस्वार वो देखे, अन्य भी आदेश किए गए थे। आगे फिर आगमों का प्रकरण चल पड़ा था ये, तो ये सब यहाँ पर पूरा हुआ। अब आगे यहाँ पर एक अलग ये प्रकरण चलेगा अब विसर्जनीय का। ठीक है ना, इसको आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ